इनको ट्रेनिंग कराने के बाद बोलते कि आप वापस अपनी निजी जिंदगी में जाओ। जब जब जौन से दिन आपको बुलाया जाएगा आपने आना है और आपने बस पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, ये सामान डिलीवर करके आ जाना। जो भी सामान इनके पास से मुहैया हुआ है वो पूरा वही सामान है जो कि आप ड्रोन के जरिए आप भारत के इलाके में आप भेज सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा। 15 से 20 साल के बच्चों ने ही मिलिट्री कैंपों में ये इंडिपेंडेंट जासूसी कैमरा चाइनीज मेड लगाए थे। और मैं इसमें हैरान नहीं होऊंगा कि दाऊद इब्राहिम का भी इसमें हाथ होगा शहजाद भट्टी का नेटवर्क को मदद देने में। इन्होंने अपनी मनमर्जी ही करनी है, इन्होंने अपनी मनमर्जी का ही नरेटिव एक्सप्लेन करना है अपनी अवाम। पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ही एक अनप्रोफेशनल आर्मी है। भारत के खिलाफ इन्होंने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर जहांगवी, हरकतुल मुजाहिदीन, ये सारी आतंकी गुटों को इन्होंने जिंदा रखा है ताकि ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। क्यों? क्योंकि इनकी फौज इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकती। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर लिखा, 14 राज्य की पुलिस ने एक साथ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया और शहजाद भट्टी नेटवर्क को बर्बाद कर दिया। कौन है ये शहजाद भट्टी और किस तरह इसका नेटवर्क भारत में इतने अग्रसर रूप में काम कर रहा था कि 14 स्टेट में एक साथ कार्रवाई करनी पड़ी। इन तमाम मुद्दों को आज रणक्षेत्र में हम समझेंगे और जानेंगे किस तरह आईएसआई अभी भी भारत में नापाक इरादे लेकर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम, कैसे हैं आप? जय हिंद सर, मैं बहुत बढ़िया सर। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस शहजाद भट्टी का नेटवर्क जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्बाद किए हैं, इसके लिए 14 राज्यों में एक साथ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया। कौन है ये शहजाद भट्टी और क्या है ये पूरा नेटवर्क? देखिए, शहजाद भट्टी बेसिकली जैसे आप कहें कि एक ड्रग किंगपिन है, एक ड्रग लॉर्ड है, जो कि आईएसआई से बहुत ही क्लोज लिंक रखता है और साथ ही साथ एक इन्फ्लुएंसर भी है, मतलब गैंगस्टर टर्न्ड इन्फ्लुएंसर। ठीक है। और इन्हीं के ही ग्रुप के लोग ज्यादातर मतलब रिक्रूट होते हैं ज्यादातर आईएसआई के द्वारा और इसकी गैंग को प्रोवाइड किए जाते हैं। और ज्यादातर अब पंजाब वाली साइड जितने भी यंग इंडियंस हैं या जवान बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे या स्कूल में नहीं जाना चाहते या जिनका स्कूल जाने का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, तो पहले ये वहां से चेक कराते हैं लोकल स्कूल्स में कि कौन कौन से बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते, भटके हुए हैं या फिर काफी शरारती है या पैसे के लिए कुछ कोई करना चाहता है। तो ये छोटे छोटे कस्बों में जाके स्कूलों से ये फीडबैक लेके फिर इन नौजवानों को ये रिक्रूट करते हैं। इनको फिर हथियार मुहैया कराना, जैसे कि पिस्तौल हो गया और पिस्तौल की मैगजीन्स और एम्युनिशन हो गया, जो कि ड्रोन के ड्रॉपिंग से ये कर ही रहे थे। तो एक तो ये, उसके बाद फिर नार्को ट्रैफिकिंग, कि ये ड्रग्स को एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाने की क्षमता रखते हों, तो वो फिर निगरानी रखने की कला, रिकॉनिसेंस जिसे कहते हैं, फिर ग्रेनेड कैसे चलाया जाता है, ग्रेनेड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी ट्रेनिंग दी जाती है। इनके स्लीपर मॉड्यूल होते हैं। इनको ट्रेनिंग कराने के बाद बोलते कि आप वापस अपनी निजी जिंदगी में जाओ। जब जब जौन से दिन आपको बुलाया जाएगा आपने आना है और आपने बस पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, ये सामान डिलीवर करके आ जाना। तो ये वाली हरकतें भी करते हैं। कई बार होता है कि किसी को मरवाने के लिए भी ये इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो शहजाद भट्टी है ये पाकिस्तान में भी रहता है। अब की खबर यह है कि रॉ के थ्रेट की वजह से उसे शिफ्ट कर दिया गया है पाकिस्तान से ब्राजील। तो ब्राजील में एक सेफ हाउस है,
वहां पे पाकिस्तान की आईएसआई ने इसको छुपा के रखा हुआ है। दुबई में भी ये फ्रीक्वेंट फ्लायर है, दुबई में आना जाना इनका लगा रहता है। तो इसके ऊपर पूरी निगरानी रखी जा रही थी। पूरे फोन कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास उपलब्ध है। एक दो बच्चे थे जो पकड़े गए थे, तो उनकी तहकीकात करने के बाद फिर पता चला कि इनका एक्चुअल टास्किंग क्या होती थी। तो इसलिए ये जो शहजाद भट्टी की जो गैंग है, इसे एक किस्म से आउटसोर्स ऑफ टेररिज्म वाली गैंग की तरफ से देखा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी लोग आते हैं वो आईएसआई से ही शिनाख्त होके या अप्रूवल करके तो ही इस गैंग के अंदर शामिल होते हैं। तो ये एक ऐसी ड्रग गैंग है जिसका सिलेक्शन पूरा आईएसआई के हाथ में होता है, जिसकी जितनी भी ट्रेनिंग है और इंटरनेशनल बॉर्डर में आना जाना आईएसआई फैसिलिटेट करती है, पर इनको निजी तौर पे जो हैंडल करता है वो है शहजाद भट्टी। ओके सर, इस खबर को मैं और पढ़ रहा था और इसमें आप देखेंगे कि 14 राज्यों में 14 राज्यों में एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है और जो सामान रिकवर होता है वो बड़ा चिंताजनक है। उसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बनी हुई ग्रेनेड, उनके मार्क्ड ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और तमाम चीज़ें इनसे रिकवर होती हैं। कितनी बड़ी सक्सेस है ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, ये जो पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है और जिस तरह के सामान पकड़े गए हैं। 14 स्टेट्स में जो हुई है, मतलब रेड जो हुई है, तो यहाँ पे 253 पीपल को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, और ये 253 में से 80 के खिलाफ तो प्रॉपर एफआईआर दर्ज हुई है। ओके। और ये ज्यादातर दर्ज हुई है जो नौजवान यूपी में स्थित, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, इनके बॉर्डरी इलाकों पे रहते हैं ज्यादातर। ये नहीं कि बीचों बीच, पर इनके बॉर्डरी इलाकों पे, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब, यहाँ पे। और इनसे क्या क्या जब्त किया गया? आईईडीज, जिसे कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, मतलब कि रेडियो हो गया, टिफिन हो गया, कुकर हो गया। तो अलग अलग चीजों के अंदर वो ग्रेनेड या बॉम्ब्स रख सकते हैं। फिर अलग से चाइनीज ग्रेनेड मिले हैं, चाइनीज मेड पिस्टल मिली है, एमुनिशन मिला है जिसमें कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो उस पे मोहर लगी हुई है काफियों पे, सर्वेलेंस इक्विपमेंट मिला है, ड्रोन मिले हैं इनके हाथों। तो देखिए, ये जो भी सामान इनके पास से मुहैया हुआ है वो पूरा वही सामान है जो कि आप ड्रोन के जरिए आप भारत के इलाके में आप भेज सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो ये वो चीजें हैं। ये ज्यादा भारी भरकम भी नहीं है, पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो एक ड्रोन में आप देखें कि 4 अगर पंख लगने वाली लोकेशन है, तो एक ड्रोन में आप कम से कम 2 ग्रेनेड तो टेप के साथ लगा सकते हैं। फिर एक पर्टिकुलर ड्रोन के साथ आप एक पूरी पिस्तौल सौबत टेप के साथ बांध के आप मतलब पाकिस्तान से इंडिया में गिरा सकते हैं, और ये गिराते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो इन्होंने इतनी ज्यादा जगहों पे ये पहले तो सप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद फिर इन्होंने रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट भी ये ज्यादातर बच्चों को ही देख रहे हैं जो कि 15 साल की उम्र के आसपास के हों, 15 साल 16 साल, ताकि वो पैसे के लालच में आके, वो उम्र ऐसी होती है कि वो पढ़ाई पे ध्यान कम और शरारती या फिर ये गलत कामों में गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो एक तो ये रिक्रूटमेंट कि कौन इस इलाके से मोबिलाइज कराया जा सकता है। फिर दूसरा सर्वेलेंस, कि कहां कहां पे निगरानी रखी जा सकती है और कैसे रखी जा सकती है। मतलब हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आर्मी कंटोनमेंट में वायरलेस कैमरे, जिसके अंदर सिम कार्ड भी पड़ते हैं, जीपीएस, उसके जरिए, इंटरनेट के जरिए डायरेक्ट फीड जारी थी पाकिस्तान। ये भी 15 से 20 साल के बच्चों ने ही मिलिट्री कैंपों में ये इंडिपेंडेंट जासूसी कैमरा चाइनीज मेड लगाए थे। ठीक है। फिर तीसरा होता है एग्जीक्यूशन। रेकी कर लिया, सर्वेलेंस कर लिया, आपने एक जगह से दूसरी जगह पे भी भेज दिया,
वहां पे भी किराए पे कोई लोकल सपोर्ट वाला बंदा ले लिया। उसके बाद फिर आप इनको देते हैं असली हथियार, बारूद और मैन पावर, कि मेरा ये बंदा तुमको मिलेगा, तुम्हारा काम है इसको ये देना और बैकअप देना, और फिर ये अपनी जो भी हिट जॉब है उसको अंजाम देते हैं। तो ये ज्यादातर रात के समय करते या फिर सुबह सुबह इनकी हरकतें होती हैं। पर दिन में इनकी मूवमेंट रहती है। दिन में इसलिए रहती है क्योंकि ये आम पब्लिक के अंदर घुल मिल जाते हैं, तो इनकी शक्लें भी कोई फिक्स नहीं है कि कोई जानता हो कि ये ही वांटेड बंदा है। बस ये खबर आती है कि एक गांव में था, वो कुछ मतलब 2-3 हफ्ते हो गए दिखा नहीं, उसकी पुलिस कंप्लेंट हो जाती है मिसिंग पर्सन की, और फिर या तो ये ढूंढे जाते हैं या फिर ये बिल्कुल ही लापता रहते हैं, और फिर यही लोग फिर पता चलता है जब वारदात को अंजाम दे दिया कि ये तो किसी गैंग ने इसको हायर किया था और अंडरग्राउंड छुपा के रखा। ओके, फिर भी सर ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ और इतने लोग पकड़े गए और इस तरह की चीज़ें बरामद हुई, ये कितनी बड़ी सक्सेस है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये पहले भी सुना है कि इन्वॉल्व हैं और आगे भी कुछ प्लान कर रहे होंगे, अब ये पकड़े गए हैं, तो ये कितनी बड़ी सक्सेस है? देखिए, सक्सेस तो है, क्योंकि जैसे ही इनको पकड़ा गया तो पहली चीज तो इनसे यही सवाल किया कि भाई तुम्हें किसने रिक्रूट किया, तुम्हें रखने वाला कौन है, फिर किसने तुम्हें असला बारूद प्रोवाइड किया, फिर अगर तुम किसी के लिए काम कर रहे हो तो पैसे कहां से आ रहे हैं, नगद आ रहे हैं या डिजिटल पेमेंट आ रही है, तो कैसे आ रही है। फिर इनके पास पाकिस्तानी सिम कार्ड पाए गए और फॉरेन वाले नंबर्स भी पाए गए, फोन नंबर्स, तो वो भी पता कर रहे हैं कि कहां से इनके पास बाहर के नंबर है। ठीक है, फिर जितने भी इनके हैंडलर हैं वो इनसे इंडिया के कौन से लोगों के जरिए बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन में जो माफिया है इसको डायरेक्ट कॉल नहीं आते, इससे पहले कॉल आता है एक हैंडलर को, हैंडलर के नीचे 2 या 3 बंदे होते हैं जो लास्ट में जाके वारदात को अंजाम देने वालों के साथ मिलाप रखता है। मेन हैंडलर कभी भी डायरेक्ट मिलाप नहीं रखता है इनके साथ। ये जब से लाल किले का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन तब से शुरू हुई है, और लाल किले के ब्लास्ट के बाद जैसे ही हमें तार मिलने लग गए, हमें हिंट्स मिलने लग गए, तो ऐसे ही करते करते पूरा एक वाइड नेटवर्क एक्सपोज हुआ, जो कि शहजाद भट्टी की तरफ इंडिकेट कर रहा था कि ये तो आईएसआई का स्टूज है जिसने इंडिया में ये सारी वारदातों को अंजाम दिया है। और मैं इसमें हैरान नहीं होऊंगा कि दाऊद इब्राहिम का भी इसमें हाथ होगा शहजाद भट्टी का नेटवर्क को मदद देने में। ठीक बात है सर। डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री आती है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसमें कई तथ्य हैं जो जनता के सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद डीजीआई इस पर एक बहुत लंबा सा सोशल मीडिया एक्स पर लिखती है और बताती है, ऐसा लग रहा है जैसे वो जस्टिफाई कर रही हो और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जो तथ्य दुनिया के सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान की हार की सच्चाई सामने आ रही है, चाहे अमेरिका का कोई इंस्टीट्यूशन अपने पब्लिकेशन में बात करे या इस तरह की डॉक्यूमेंट्री के सामने है, क्या पाकिस्तान दोबारा उसको अपनी जनता के लिए कम से कम एज अ सक्सेस नैरेटिव करने की कोशिश कर रहा है फिर से? देखिए, एक चीज तो तय है कि पहली चीज तो ये इंडिया की टॉप मिलिट्री लीडरशिप की डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, और इसके अंदर जो लोगों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया उनकी भी इंटरव्यू है, डिफेंस एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो 88 आवर्स में जो हुआ और जो सबूत था, ये पूरी दुनिया को टीवी के ऊपर विद प्रूफ दिखाया गया है, ठीक है। तो इसलिए अब डीजीआईएसपीआर का इसके लिए एक मतलब रिप्लाई आया है, और हमेशा से मतलब ये ही हरकत करते आए हैं, कि चाहे फिजिकल बैटलफील्ड हो, डिप्लोमेटिक बैटलफील्ड या इंफॉर्मेशन बैटलफील्ड,
इन्होंने अपनी मनमर्जी ही करनी है, इन्होंने अपने मनमर्जी का ही नरेटिव एक्सप्लेन करना है अपनी आवाम को, ठीक है। ठीक है। और बार बार पाकिस्तान मिलिट्री एपरेटस ने पहली चीज तो चैलेंज किया है कि इंडिया ने जो बयानबाजी की है ऑपरेशन सिंदूर की, तो उसका क्लेम और सबूत दें, वो हमने दिखा दिया। अब इनकी सुई एक ही जगह अटकी है कि भारत के लॉसेस कितने हुए। तो देखिए, लॉसेस तो एक टैक्टिकल डेटा है जो कि कोई भी मुल्क किसी भी कंट्री को नहीं मुहैया कराता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हमने ये जरूर प्रूफ दिखाया कि नुकसान पाकिस्तान को कितना हुआ है। और अब तो ये मरकाए हक के दौरान इन्होंने जो अपने 150 जो इनके जवान मरे उनकी लिस्ट जारी की, फिर जो इनके आतंकवादी मारे गए उनके जनाजों में पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिशियल वहां पे मौजूद थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनका डोसियर तैयार किया गया, और प्रॉपर यूएन में सबमिट हुआ है। ये जो फ्यूनरल की फोटोज हैं, ये जो प्रोसेशंस हुए हैं कि कौन सा मिलिट्री ऑफिशियल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो उस जनाजे में, आतंकवादी के जनाजे में कर क्या रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, और अभी तक पाकिस्तान ने ना ही कोई एविडेंस दिया है, मटेरियल एविडेंस नहीं है इनके पास, सैटेलाइट इमेजरी भी नहीं है इंडिया के खिलाफ, ठीक है, कोई टाइम स्टैम्प्ड फुटेज हो वो भी नहीं है, इंडिपेंडेंटली कोई ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करे पाकिस्तान का डेटा वो भी नहीं है, ठीक है। रडार का डेटा ये रिलीज नहीं करते जो रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो भी ये डिस्क्लोज कर सकते हैं, वो भी नहीं किया। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट होते हैं जो ये कवर करते हैं, उनको भी इन्होंने एक्सेस नहीं दिया। टेक्निकल एनालिसिस होती हैं इन सारी चीजों को लेके, तो कुछ भी नहीं है। मतलब आप देखें तो जो शब्द है क्रेडिबिलिटी, वो एक किस्म से एक वेपन है आज की तारीख में। तो आप जब तक लोगों का विश्वास नहीं जीतोगे, जब तक आप उन्हें सबूत नहीं दोगे, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इट इज अ लॉस्ट नैरेटिव। और इन्होंने कमेंट सेक्शन बंद करके रखा है। सबसे प्रोमिनेंट चीज तो यह है कि कमेंट सेक्शन बंद है, तो इनकी बात को कौन काउंटर करेगा, कौन जवाब देगा। तो ये सारी चीजें रखते हुए अब आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, बस वो एंड ऑफ स्टोरी हुई पड़ी है, और उसके आगे आप कोई भी कदम नहीं उठा सकते हो। तो ये सिचुएशन बनी पड़ी है। सर, एक खबर बहुत तेजी से आ रही है, और ये आ रही है कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पर जो प्रो बलूची लीडर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए आईएसआई जो है अब लश्कर्स का इस्तेमाल कर रही है। तो मेरा सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या बलूचिस्तान में अब तक जो ये फौज की कार्रवाई कर रहे थे उसकी नाकामी को देखते हुए अब ये इस हद पर गुजर गए हैं कि जो बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए जो प्रो बलूची लीडर्स हैं उन पर अब ये लश्कर से टारगेट करेंगे? देखिए, हमेशा जब कारगिल भी हुआ था तो पाकिस्तान आर्मी ने अपनी फौज को कहां आगे भेजा था? अगर भेजा भी था तो आतंकी उसी बेस पे भेजा था। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ही एक अनप्रोफेशनल आर्मी है। ये ज्यादातर जो रोग एलिमेंट है उनको अपनी तरफ करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं, उनको उकसाते हैं, उनको पैसे का लालच देते हैं, या फिर उनको ये मौलवी हायर करके उनको रेडिकलाइज करते हैं। तो फिर जैसे कि आप देखें, ईरान के खिलाफ इन्होंने जैशे अदल का एक आतंकी गुट तैयार करके रखा है। फिर जो तालिबान के खिलाफ जो आईएसकेपी है, तो आईएसकेपी के जो लड़ाकू हैं उनको इन्होंने हायर करके रखा है कि तालिबान की नाक में दम करके रखें। भारत के खिलाफ इन्होंने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर जहांगवी, हरकतुल मुजाहिदीन, ये सारी आतंकी गुटों को इन्होंने जिंदा रखा है ताकि ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। क्यों? क्योंकि इनकी फौज इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकती। दूसरा, इसका जो भी फंडिंग आता है ये पब्लिक से आता है, एक चंदे के तौर पे, कि ये यहाँ पे जिहाद चल रहा है तो जिहाद के नाम पे चंदा दो, पैसे दो। तो इनकी पब्लिकली पैसे इकट्ठे किए जाते हैं।
तो ये है, अब इन्होंने क्या किया है कि ऐसे ही लश्करों के डेथ स्क्वाड बना लिए, ठीक है, और ये छोटे छोटे जो डेथ स्क्वाड है, इनको अब ये क्या कर रहे हैं, इनको ये शामिल करवाना चाहते हैं बाकी बलूचिस्तान की ग्रुप में, खैबर पख्तूनवा की ग्रुप में, गिलगिट बाल्टिस्तान वाली जो ग्रुप्स हैं, जो जो एंटी पाकिस्तान आर्म्ड ग्रुप्स हैं, उसके अंदर ये अपने ये वाला एलिमेंट को शामिल कराना चाहते हैं, जो है डेथ स्क्वाड, आत्मघाती दस्ते। तो ये अंडर कवर इनकी साथ मिल जाएंगे, फिर इन्हीं की खबर देंगे, और जब नौबत आई तो ये खुद को कुर्बान कर देंगे पाकिस्तान के लिए। तो ये जो लश्कर है, ये इस एक किस्म से आप कहें कि जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, उसके खिलाफ एक फिदाइन दस्ता तैयार किया है पाकिस्तान। और जब आप लोकल जो लीडर है, जो ट्राइबल लोकल लीडर्स हैं, उनको डराओगे, सरपंचों को डराओगे, है ना, तो फिर ऐसे डर का माहौल फैलेगा। जब डर का माहौल फैलता है तो फिर दुश्मन की खबर मुहैया कराई जाती है, ताकि डर का माहौल ना रहे या कम रहे, ताकि ये ज्यादा अत्याचार ना कर सके बेगुनाह लोगों पे। तो ये वाली नौबत आ चुकी है, और पाकिस्तान अब ये वाले नुस्खे अपना रहा है कि जिसकी बीएलए के साथ नहीं बनती, या फिर तालिबान के साथ नहीं बनती, या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ नहीं बनती, या हिंदुस्तान के साथ नहीं बनती, उन सारी एलिमेंट्स को अब ये एक ही छत के नीचे मतलब इकट्ठा करके इनको अब एक फिदाइन दस्ते के तौर पे तैयार कर रहा है कि अब आपने इन एलिमेंट्स के खिलाफ फिदाइन कार्रवाइयां करनी है, ताकि इनके मन में डर फैले, और जिससे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एंगेज ना हो, उसे मुशक्कत ना करनी पड़े, ना मोबिलाइज होना पड़े, ना कोई तकलीफ लेनी पड़े आगे जाने की। और ये आउटसोर्स कर दिया इन्होंने प्राइवेट वॉलंटियर फिदाइन ग्रुप्स को, कि आप पाकिस्तान के लिए ये काम करें तो आपको पैसा भी मिलता रहेगा, और आपका देख रेख रहना सहना वो पूरा आईएसआई संभालेगी और कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक बात है सर। अगर पाकिस्तान की ऐसी स्थिति वहाँ हो गई है कि इसे डेथ स्क्वाड बनाना पड़ रहा है, तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान एज स्टेट का कितना रीड चलता होगा? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी फेस टू फेस की लड़ाई में हार चुकी है। वो अब फ्रंटल लड़ाई में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलती है अपने कंटोनमेंट के गेटों से, वो पहली चीज तो बुलेट प्रूफ की गाड़ी चाहिए, उसके बाद इन्हें प्रॉपर जत्था चाहिए, कॉन्वाई चाहिए अगर निकलना है, अकेले मूवमेंट हो नहीं रही है इनसे। तो बेसिकली इन्होंने अब ये बेसिकली आउटसोर्स कर दिया है ये फिदाइन दस्तों को, और ये अब हेविली कोवर्ट ऑपरेशंस के नाम पे ही ऑपरेट करेंगे, जिसके अंदर ये ड्रोन भी इस्तेमाल करेंगे इनके खिलाफ। तो अब कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स है, पर लड़ाई नहीं लड़ सकती, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर है। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पे ही निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि बहुत हाई रिस्क है। लोकल मिलिटेंट्स को ले सकते हैं, पर उनकी रिक्रूटमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये अपने जैशे अदल और आईएसकेपी जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के दस्तों पर निर्भर रहेंगे। बहुत ही कम ट्राइबल इंटरमीडियरीज होंगे जो वॉलंटियर करेंगे इनकी मदद करने के लिए। फिर ये पॉलिटिकल प्रेशर भी बना के रखेंगे, सर्वेलेंस भी करेंगे, डिटेन भी करेंगे वहां के लोकल लोगों को, और फिर टारगेटेड लोकल ऑपरेशन इन सिविल क्लोथ, सिविल कपड़ों में, इन लश्करों की मदद से। तो ये सारी चीजें हो रही है, और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अब वहां की आवाम को, क्योंकि देखें कुछ भी वारदात हो जाए, अब पाकिस्तान की आर्मी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।